ऑलराइट गाइस, तो इस लेसन में हम लोग बात करने वाले हैं ब्लेंडिंग मोड्स के बारे में। अब ब्लेंडिंग मोड का ऑप्शन जो है वो यहाँ पर आपको देखने मिलेगा। हर एक लेयर के जो ब्लेंडिंग मोड्स होते हैं वो इसी पर्टिकुलर एरिया में होते हैं। बट अगर आपका ऑप्शन विजिबल नहीं है तो आपको प्रेस करना है F4 ऑन द कीबोर्ड एंड यहाँ पर ब्लेंडिंग मोड का ऑप्शन देखने मिल जाता है। अब ब्लेंडिंग मोड्स में ना हर एक चीज़ के ग्रुप बने हुए हैं। जैसे डार्कन इमेज के लिए ये पर्टिकुलर ग्रुप है, लाइटन इमेज के लिए ये पर्टिकुलर ग्रुप है, एंड वैसे ही अलग अलग सेक्शंस जो है वो यहाँ पर दिए गए हैं। आप देख सकते हो यहाँ पर एक पतली सी लाइन है जो डिवाइड करती है इन्हें एक स्पेसिफिक ग्रुप में। अब हम हर एक डिफरेंट प्रॉपर्टी को तो कवर नहीं कर सकते, बट मैं आपको एक ओवरव्यू दे दूंगा कि कौन से ऐसे मोड्स है जो सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं और कौन से यूज़फुल है। तो ब्लेंडिंग मोड्स को समझने के लिए मैं टेक्सचर एक यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। तो ये एक टेक्सचर है हमारे पास, और किसी भी लेयर का जो डिफ़ॉल्ट मोड होता है वो होता है नॉर्मल मोड, मतलब यहाँ पर कोई भी ब्लेंडिंग ऑकर नहीं हो रही है। अब जब हम ब्लेंडिंग मोड्स में जाए तो कुछ जैसे कि मैंने कहा ग्रुप्स होते हैं। जो सबसे पहला ग्रुप होता है वो होता है नॉर्मल ग्रुप। जो सेकंड ग्रुप होता है वो होता है सब्सट्रैक्टिव ग्रुप। मतलब इस ब्लेंडिंग मोड को यूज करने से जो भी लेयर पे आप इसे ब्लेंड करोगे वो डार्क हो जाएगी। सब्सट्रैक्टिव मोड को यूज करने से हमारा जो फाइनल रिजल्ट होगा वो हमेशा डार्क होगा। बस ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब इस ग्रुप में जो सबसे कॉमनली यूज मोड है वो है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई क्या करता है कि जो भी वाइट एरियाज है वो उसको ट्रांसपेरेंट कर देता है। तो जैसे कि हमारे स्क्रैचेस में जो जो वाइट एरियाज थे वो ट्रांसपेरेंट हो गए हैं और सिर्फ ब्लैक एरियाज जो है वो विजिबल है। तो अगर इसी ग्रुप में से मैं कोई और मोड अप्लाई करूं जैसे लिनियर बर्न, तो जैसा कि आप देख सकते हो ज़्यादा फर्क नहीं है, बस वो कुछ हल्का सा हमें ट्वीक दे रहा है जो बेसिक उनका मेन डार्कन फीचर है उसका। जो नेक्स्ट ग्रुप है वो है एडिटिव मोड्स। ये बेसिकली अपोजिट है सब्सट्रैक्टिव मोड का। तो यहाँ पर जो सबसे कॉमनली यूज मोड है वो है स्क्रीन। इसमें क्या होता है कि जो भी एरिया ब्लैक होगा वो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा और बाकी जो वाइट होगा वो विजिबल होगा। और इस बेसिक ग्रुप का रिजल्ट कुछ ऐसा होगा कि जो हमारा फाइनल इमेज होगा वो हमेशा वाइट या लाइट होगा। जो दूसरे ऑप्शंस हमें मिलते हैं इस पर्टिकुलर ग्रुप के, वो बेसिकली बस एक बोलते ना अल्टरनेटिव प्रीसेट है उस पर्टिकुलर मोड के। तो जैसे अगर मैं कोई और भी मोड दूँ तो देख सकते हो वो बेसिकली ऑलमोस्ट सिमिलर ही काम करते हैं। और कौन सा मोड आपके लिए सही है वो डिपेंड करेगा कि आप उसे कौन से इमेज के ऊपर यूज़ कर रहे हो। तो जैसे कि ये एग्जांपल में देखा, ये पर्टिकुलर ब्लेंडिंग मोड जो है वो एक अच्छा सा टेक्सचर हमारे कॉम्प को ऐड करने में काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल हो सकता है। उसी तरीके से मान लीजिए अगर मैं कोई लोगो ऐड करता हूँ। अब ब्लेंडिंग मोड्स को हम सिर्फ टेक्सचर में ही नहीं और बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हैं जहाँ पर यूज़ किया जा सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मेरे पास एक लोगो है, ठीक है, जिसका बैकग्राउंड जो है वो ब्लैक है। बहुत बार क्या होता है हम क्लाइंट से कोई लोगो मांगते हैं तो उनके पास PNG इमेज नहीं होता, तो जो भी जैसा भी उनके पास डार्क या ब्लैक या वाइट बैकग्राउंड के साथ लोगो अवेलेबल है वो वैसा सेंड कर देते हैं। तो हमें इसका जो ब्लैक पोर्शन है वो निकालने के लिए फोटोशॉप में जाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। हम सिंपली ब्लेंड मोड यूज़ करके, इन दिस केस हम लोग स्क्रीन यूज़ करेंगे क्योंकि ये जो ब्लेंड मोड्स है ये डार्क पार्ट्स पे काम करता है। तो स्क्रीन यूज़ करने से वो जो ब्लैक बैकग्राउंड है वो निकल जाएगा और हम इस लोगो को ऐसे यूज़ कर सकते हैं। अगर यही उल्टा होता, मतलब अगर लोगो ब्लैक होता और बैकग्राउंड वाइट होता तो हम मल्टीप्लाई यूज़ करते, तो इससे क्या होता कि वो जो वाइट बैकग्राउंड है वो निकल जाता। तो ये काफ़ी सारे अलग अलग केसेस में काम आता है और ये सिर्फ लोगोस पे ही नहीं, अगर हम चाहे तो फुटेजेस पर भी इसे यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पर एक स्नो पार्टिकल्स का फुटेज है जो कि मुझे ऐड करना है हमारे इमेज पे। तो इसे ऐड करने के लिए क्योंकि हमें ब्लैक बैकग्राउंड निकालना है तो मैं यहाँ पर जाऊँगा ब्लेंडिंग मोड्स में और स्क्रीन पे चले जाऊँगा, जिससे जो ब्लैक बैकग्राउंड है वो निकल जाएगा और हमें ये बहुत ही अच्छा सा एक एनिमेशन जो है वो मिल जाता है। तो इस तरीके से ब्लेंडिंग मोड्स काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल हो सकते हैं। अब जो नेक्स्ट ब्लेंडिंग मोड्स के ग्रुप है वो है कॉन्ट्रास्ट मोड, जो कि है ओवरले, सॉफ्ट लाइट, हार्ड लाइट, लिनियर, विविड, पिन लाइट और हार्ड मिक्स। तो अभी मेरे पास एक एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर एक शेप है जिसमें वाइट और ब्लैक का कॉम्बिनेशन है, ग्रेडियंट है एक। तो अगर इसका ब्लेंडिंग मोड में ओवरले कर देता हूँ तो इसमें क्या होता है, ओवरले जैसे कि मैंने कहा कॉम्बिनेशन है स्क्रीन और मल्टीप्लाई का, तो जो ब्लैक पार्ट होगा वो मल्टीप्लाई हो जाएगा और जो वाइट पार्ट होगा वो स्क्रीन हो जाएगा। तो इससे हम कॉन्ट्रास्ट बढ़ाने के लिए यूज़ किया जा सकता है किसी भी इमेज में या किसी भी एनिमेशन में।
अगर आपको किसी भी इमेज का कॉन्ट्रास्ट बनाना है तो सबसे इजी वे है आप इसका एक डुप्लीकेट बना लो कंट्रोल डी प्रेस करके, और इसके ब्लेंडिंग मोड को ओवरले या तो सॉफ्ट लाइट पे सेट कर दो, जिससे इसका कॉन्ट्रास्ट बढ़ जाएगा। फिर टी प्रेस करो ओपेसिटी के लिए, और इसकी जो ओपेसिटी है वो कम ज़्यादा करके आप इसे एडजस्ट कर सकते हो अपने इमेज के हिसाब से। तो जैसे कि मैं इस इमेज को यहाँ पर कुछ सेट कर देता हूँ, तो ये है बिफोर और ये है आफ्टर। बहुत ही क्विकली आप अपने जो पूरे इमेज या वीडियोस के जो कलर्स है उसे और भी ज़्यादा कॉन्ट्रास्टी कर सकते हो। जो नेक्स्ट मोड्स का ग्रुप है वो है डिफरेंस का। ये इतने ज़्यादा तो यूज़फुल होते नहीं है वैसे, और बहुत ही रेयरली काम आएंगे। तो जैसे ही अगर मैं इस लेयर को फिर से डुप्लीकेट कर दूँ और इसे मैं सेट कर दूँ डिफरेंस पे, तो ये ब्लैक हो जाएगा। बट जैसे ही इसे मैं आगे थोड़ा सा मूव करूँ तो हमें ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा लुक मिल जाता है, और हमें पता चलते हैं कि हमारे इमेज में डिफरेंसेस कहाँ पे है। अगर मैं इसे प्रॉपर्ली अलाइन रखूँ तो ये हो जाएगा ब्लैक। तो ये मैंने प्रॉपर्ली सेंटर में अलाइन कर दिया। बट जैसे ही मैं एरो यूज़ करके अगर इसे मूव करना शुरू करूँ तो इसके डिफरेंसेस जहाँ पर भी होंगे वो हाईलाइट होने शुरू हो जाएंगे कुछ ऐसे। जो नेक्स्ट मोड का ग्रुप है वो है मैट मोड, जो कि है स्टेंसिल एंड सिलुएट, अल्फा एंड लूमा। ये किसी भी ऑब्जेक्ट को कट या उसे अनकट करने में यूज़ होता है। तो उसका मतलब क्या है, तो मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक शेप लेयर बना लिया है यहाँ पर कुछ इस तरीके से, और इसका अगर मैं जो ये ब्लेंडिंग मोड है इसे सेट कर दूँ स्टेंसिल अल्फा पे, तो इसके नीचे जो भी लेयर होगी, जितने भी लेयर्स होंगे वो सिर्फ उसी पर्टिकुलर एरिया से विजिबल होंगे। तो इसे यूज़ करके हम बहुत ही इंटरेस्टिंग एनिमेशंस भी बना सकते हैं। और बाय द वे ये सभी ब्लेंडिंग मोड्स आपको फुटेजेस और बाकी सभी दूसरे लेयर्स में मिल जाते हैं, तो उनके साथ आप प्ले अराउंड कर सकते हो और फिगर आउट कर सकते हो कि किस टाइप का एनिमेशन आपको चाहिए। और फिर अगर मैं ब्लेंडिंग मोड्स में जाऊँ और सिलेक्ट करूँ सिलुएट अल्फा, तो ये इसका ऑपोजिट है। मतलब जहाँ पर भी शेप होगा सिर्फ वहाँ पर वो विजिबल नहीं होगा, मतलब कि पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट बन जाएगा इस तरीके से। तो उसके नीचे हम कोई इमेज प्लेस करके भी उसे रख सकते हैं। तो ये काइंड ऑफ अ मास्क की जैसा काम करता है फॉर शेप। सिर्फ शेप्स ही नहीं, अगर आपके पास कोई और दूसरा इमेज हो या कोई भी डिफरेंट शेप हो, जैसे अगर मैंने पेन टूल से भी कुछ बना लिया फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक बहुत ही रैंडम शेप यहाँ पर बना लूँ और फिर इसका जो ब्लेंडिंग मोड है मैं स्टेंसिल अल्फा पे सेट कर दूं, तो बूम यहाँ पर वो कट हो जाएगा। तो ये बहुत ही यूज़फुल ब्लेंडिंग मोड है और इसे आप अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हो। तो ब्लेंडिंग मोड्स काफ़ी इंटरेस्टिंग हो सकते हैं और बहुत सारे ब्लेंडिंग मोड्स है, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि थोड़ा सा टाइम स्पेंड करो, ट्राई करो अलग अलग मोड्स और देखो आपको क्या क्या इफेक्ट्स यहाँ पर मिलते हैं, क्योंकि ये सच में बहुत यूज़फुल आता है। स्पेशली अगर आप VFX ज़्यादा करते हो तो ब्लेंडिंग मोड्स बहुत ज़्यादा काम आता है अच्छी कंपोजिटिंग करने में। सो ये था सब कुछ ब्लेंडिंग मोड्स के बारे में। अब नेक्स्ट लेसन में हम लोग सीखेंगे कि ट्रैक मैट्स क्या होते हैं।